वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। टुडे वी शैल स्टार्ट सॉलिड स्टेट। आज हम लोग ठोस अवस्था के बारे में बात करने वाले हैं कि ठोस क्या होते हैं, ठोस को पहचानने के करैक्टर्स क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। इस तरह से हम लोग इसके अंदर बातचीत करने वाले हैं। देखो, आप लोग जानते हैं कि नॉर्मली पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं जिनसे हम लोग परिचित होते हैं। कौन कौन सी 3 अवस्थाएं होती हैं? ठोस, द्रव और गैस। यानी कोई भी गिवन सब्सटेंस जो है वो 3 फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब इन तीनों अवस्थाओं से हम लोग परिचित होते हैं क्योंकि जन्म से लेकर इंसान मृत्यु तक ठोस, द्रव और गैस के संपर्क में आता ही है। इसलिए इन तीनों फेज को पहचानना, आइडेंटिफाई करना हमारे लिए बहुत आसान होता है और हम लोग बड़ी आसानी से सॉलिड, लिक्विड और गैस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अब बात दरअसल ये है कि जैसे सॉलिड होता है तो सॉलिड को जब आप आइडेंटिफाई करते हो तो किस तरह से आइडेंटिफाई करते हो? सबसे पहले हम किसी भी सॉलिड को टच करके देखते हैं। अगर टच करने पर वो हमें हार्ड फील होता है, कठोर फील होता है, तो हम कहते हैं कि भाई ये ठोस है। दूसरा, हम किसी भी सॉलिड को कंप्रेस करने की कोशिश करते हैं, प्रेशराइज करने की कोशिश करते हैं, और अगर वो कंप्रेस नहीं होता, यानी वो पिचकता नहीं है, यानी वो कठोरता के साथ होता है, तो फिर हम कहते हैं कि ये सॉलिड होता है। तो इन जनरल, इनफॉर्मल हम लोग सॉलिड से परिचित होते हैं। हम सॉलिड को आइडेंटिफाई भी कर लेते हैं, अच्छे से पहचान भी लेते हैं, और हम सॉलिड के कुछ कैरेक्टर्स भी जानते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे सॉलिड स्टेट के बारे में। तो सॉलिड स्टेट जिसका मतलब है ठोस अवस्था। कौन सी अवस्था? ठोस अवस्था। तो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कि ठोस क्या होते हैं, ठोस के कैरेक्टर्स क्या हैं और ठोस कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करें कि कोई भी पदार्थ गिवन कंडीशंस में ठोस, द्रव या गैस इनमें से किसी भी अवस्था में हो सकता है। यानी मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि कोई भी सब्सटेंस, यानी एनी गिवन सब्सटेंस में एग्जिस्ट सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फेज। कोई भी गिवन सब्सटेंस सॉलिड, लिक्विड और गैस फेज में से किसी भी फेज में एग्जिस्ट कर सकता है। एक्चुअली वो किस फेज में एग्जिस्ट करेगा ये डिपेंड करता है 2 अपोजिट टाइप की टेंडेंसीज पर। और वो अपोजिट टाइप की टेंडेंसी कौन कौन सी है? तो हम कह सकते हैं कि एनी गिवन सब्सटेंस में एग्जिस्ट सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फेज डिपेंडिंग upon 2 opposite टेंडेंसी। 2 अपोजिट टेंडेंसी पर डिपेंड करेगा कि भाई ये सब्सटेंस सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस होगा। दरअसल ये 2 अपोजिट टेंडेंसीज होती है। एक होता है आपका पार्टिकल के बीच लगने वाला म्यूचुअल अट्रैक्शन। क्या होता है? म्यूचुअल अट्रैक्शन। और दूसरा होता है एस्केपिंग टेंडेंसी। अब म्यूचुअल अट्रैक्शन से हमारा मतलब होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, यानी हिंदी में कहें तो अंतर आणविक आकर्षण। अब देखो इस बात को कि हमने कहा कि कोई पदार्थ सॉलिड, लिक्विड या गैस किस फेज में एग्जिस्ट करेगा। एक्चुअली ये डिपेंड करता है 2 अपोजिट टाइप की टेंडेंसीज के मैग्नीट्यूड पर, यानी 2 विरोधी कारकों के प्रभाव पर यह निर्भर करता है कि पदार्थ किस अवस्था में एग्जिस्ट करेगा। और वो 2 विरोधी कारक होते हैं, एक होता है म्यूचुअल अट्रैक्शन और दूसरा होता है एस्केपिंग टेंडेंसी। म्यूचुअल अट्रैक्शन का मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन से लिया जा सकता है, यानी अंतराण्विक आकर्षण से लिया जा सकता है। अब जरा देखो, अगर पार्टिकल्स के बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा दिया जाता है, यानी मान लो ये 2 पार्टिकल हैं, ठीक।
अब इनके बीच में हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन के फोर्सेस को बढ़ाते हैं, इनके बीच के आकर्षण को अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो ये पार्टिकल एक दूसरे के पास आएंगे। जैसे जैसे हम लोग म्यूचुअल अट्रैक्शन को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ये पार्टिकल एक दूसरे के पास आते चले जाएंगे। ये पार्टिकल मैक्सिमम एक दूसरे के कितना पास आ सकते हैं, ये पार्टिकल उतना पास आ सकते हैं जितना ये एक दूसरे को टच कर लें। यानी अगर आप म्यूचुअल अट्रैक्शन बढ़ाते चले जाएंगे तो पार्टिकल पास आते चले जाएंगे और एक दूसरे को टच करने लगेंगे। इस समय इनके बीच जो आकर्षण है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो चुका है और ये पार्टिकल एक दूसरे से स्ट्रॉन्गली कनेक्ट हो चुके हैं। जब ये पार्टिकल एक दूसरे से स्ट्रॉन्गली कनेक्ट हो जाते हैं तो ये एक दूसरे को टच करने लगते हैं और जब पार्टिकल टच करते हैं तो इसे क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर बोला जाता है। और जब भी कोई स्ट्रक्चर क्लोज्ड पैक होती है उसे हम लोग सॉलिड बोलते हैं। ये सॉलिड का एक कैरेक्टर भी होता है कि सॉलिड में पार्टिकल जो होते हैं वो क्लोज्ड पैक होते हैं, यानी निबिड़ संकुलित होते हैं। और जब पार्टिकल क्लोज्ड पैक हो तो फिजिकल स्टेट सॉलिड होती है। कौन सी होती है? सॉलिड होती है। अगर हम बात करें एस्केपिंग टेंडेंसीज की तो देखो एस्केपिंग टेंडेंसीज से हमारा मतलब हो सकता है थर्मल एनर्जी से। थर्मल एनर्जी यानी हिंदी में हम लोग कहें ऊष्मीय ऊर्जा। ऊष्मीय ऊर्जा। अब देखो होता क्या है कि अगर आपने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो डेफिनेटली जो भी सब्सटेंस है उसके जो भी पार्टिकल हैं उनकी थर्मल एनर्जी बढ़ने लगेगी। और अगर थर्मल एनर्जी बढ़ेगी तो आप लोग जानते हैं, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि किसी भी मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो 3/2 kT होती है, जहां T क्या है? T टेम्परेचर है और ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी। यानी यहां से ये कहा जा सकता है कि काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर पर डिपेंड होती है। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया, थर्मल एनर्जी बढ़ाई तो डेफिनेटली काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। और अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो डेफिनेटली मॉलिक्यूल की क्या बढ़ेगी? स्पीड बढ़ेगी। और अगर स्पीड बढ़ेगी तो फिर मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर जाने लगेंगे, यानी गो अवे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। अब मेरी बात को अच्छे से समझिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि दो मॉलिक्यूल्स हैं जो एक दूसरे के पास हैं, मान लो इस तरह से पास हैं। आपने टेम्परेचर बढ़ाया, थर्मल एनर्जी बढ़ाई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, मॉलिक्यूल्स की स्पीड बढ़ी और स्पीड बढ़ी तो वो एक दूसरे से दूर जाने लगे। अब वो मॉलिक्यूल जब एक दूसरे से दूर जाएंगे तो डेफिनेटली उनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी? बढ़ेगी। और अगर डिस्टेंस बढ़ेगी तो धीरे धीरे वो पार्टिकल एक दूसरे से दूर जाते जाते मान लो इस तरह से वो एक दूसरे से बहुत दूर चले गए। और अगर पार्टिकल एक दूसरे से बहुत दूर चले जाते हैं तो अब ये सॉलिड तो नहीं रहा, ये कौन सा फेज बन गया? ये गैस फेज बन गया। कौन सा फेज बन गया? गैस फेज। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई भी पदार्थ किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ये एक्चुअली दो अपोजिट टेंडेंसीज के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है। फर्स्ट वन इज म्यूचुअल अट्रैक्शन एंड सेकंड वन इज एस्केपिंग टेंडेंसी। म्यूचुअल अट्रैक्शन से मतलब है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, यानी अंतर आणविक आकर्षण अगर बढ़ जाते हैं तो पार्टिकल एक दूसरे के पास आ जाते हैं और वो एक दूसरे को टच करने लग जाते हैं और ये एक क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम लोग सॉलिड कहते हैं। ये सॉलिड का करैक्टर है कि सॉलिड की स्ट्रक्चर क्लोज्ड पैक होती है। अब अगर हम लोग एस्केपिंग टेंडेंसी यानी थर्मल एनर्जी को बढ़ा दें, उसमें ऊर्जा को बढ़ा दें तो क्या होगा? जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा थर्मल एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी और स्पीड बढ़ने से मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर जाने लगेंगे। तो जो मॉलिक्यूल पास थे या जो पार्टिकल पास थे वो एक दूसरे से दूर चले जाएंगे और फिजिकल स्टेट कौन सी हो जाएगी? गैस हो जाएगी। तो ये चीज यहाँ पर समझने वाली है कि कोई पदार्थ गैस, द्रव या ठोस कब हो सकता है। इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि अगर मान लो आपने पार्टिकल के बीच लगने वाला म्यूचुअल अट्रैक्शन, जिसे मैं शॉर्ट में MA लिख रहा हूं, बढ़ा दिया है और ये म्यूचुअल अट्रैक्शन जो है एस्केपिंग टेंडेंसी जिसे मैं ET लिख रहा हूं उससे बहुत ज्यादा है। अब अगर पार्टिकल के बीच का म्यूचुअल अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो फिर पार्टिकल एक दूसरे के पास आ जाएंगे और स्ट्रक्चर कैसी होगी? क्लोज्ड
पैक्ड स्ट्रक्चर होगी। और क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर का मतलब पार्टिकल एक दूसरे से मिनिमम डिस्टेंस पर होंगे, यानी एक दूसरे को टच करते हुए होंगे। और फिजिकल स्टेट जो होगी वो कौन सी होगी? सॉलिड होगी। यानी आप ये कह सकते हो कि अगर म्यूचुअल अट्रैक्शन की वैल्यू एस्केपिंग टेंडेंसी से बहुत ज्यादा है तो आपका फिजिकल स्टेट जो होगा सब्सटेंस का वो सॉलिड होगा। सेकंड, आप कह सकते हो कि मान लो म्यूचुअल अट्रैक्शन की जो वैल्यू है वो एस्केपिंग टेंडेंसी से बहुत कम है, यानी मॉलिक्यूल के एक दूसरे से दूर जाने का नेचर बहुत ज्यादा है, यानी थर्मल एनर्जी बहुत ज्यादा है। अगर थर्मल एनर्जी ज्यादा है, ऊष्मीय ऊर्जा ज्यादा है, तो उसका इफेक्ट मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी पर होता है, तो उससे उसकी स्पीड भी ज़्यादा हो जाती है और जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से दूर चले जाते हैं और फिजिकल स्टेट कौन सी हो जाती है? गैस। इसका मतलब अगर म्यूचुअल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है तो फिर आकर्षण ज़्यादा होने की वजह से पार्टिकल पास होंगे, सॉलिड फेज होगा। एस्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा है, थर्मल एनर्जी ज्यादा होगी, स्पीड ज्यादा होगी, पार्टिकल दूर होंगे, गैस फेज होगा। तीसरा, आप कह सकते हो कि अगर मान लो म्यूचुअल अट्रैक्शन यानी अंतराण्विक आकर्षण के जो बल हैं उनकी वैल्यू एस्केपिंग टेंडेंसी से बहुत ज्यादा नहीं है, तो उस केस में क्या होगा कि पार्टिकल ना तो एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज होंगे और ना ही पार्टिकल एक दूसरे से बहुत दूर होंगे, तो उस केस में फिजिकल स्टेट कौन सी हो जाएगी? लिक्विड हो जाएगी। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि कोई भी सब्सटेंस सॉलिड, लिक्विड या गैस किसी भी फेज में हो सकता है। म्यूचुअल अट्रैक्शन अंतराण्विक आकर्षण बहुत ज्यादा है तो सब्सटेंस सॉलिड होगा, एस्केपिंग टेंडेंसी यानी थर्मल एनर्जी का इफेक्ट ज्यादा है तो वो गैसेज फेज में होगा, और अगर मॉडरेट कंडीशन है तो फिर वो आपका क्या होगा? लिक्विड होगा। ये चीज हमें अच्छे से ध्यान में रखनी है। अब देखो, इस बात का एक सिंपल सा एग्जांपल मैं दूं। मान लो आपसे कोई कहे कि भाई वाटर क्या होता है? वाटर क्या होता है? सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, क्या होता है वाटर? तो आप कहेंगे कि भाई वाटर जो है कुछ भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि कंडीशंस क्या क्या है। जैसे मैं आपसे कहूं कि यही वाटर अगर टेम्परेचर की वैल्यू मान लो लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस है तो फिर यही वाटर आपका आइस फॉर्म में होगा, और आइस तो आप जानते हैं बर्फ कैसी होती है? ठोस। तो यही वाटर आपका सॉलिड फेज में होगा। और अगर मान लो टेम्परेचर जो है 0 से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच है तो उस केस में ये जो वाटर है, पानी जिसे आप बोलते हो, लिक्विड फॉर्म में होगा। होगा कि नहीं होगा? और अगर यही टेम्परेचर अप टू 100 डिग्री सेल्सियस होने लग जाए तो फिर यही वाटर आपका वेपर फेज में होगा। इसका मतलब गैस स्टेट में होगा। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि वाटर कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है कंडीशन क्या है। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई पदार्थ किसी भी फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है, एक्चुअली वो डिपेंड करता है उस समय की कंडीशंस क्या क्या हैं। जैसे वाटर 0 से कम है, सॉलिड होगा, 0 से 100 के बीच टेम्परेचर है, लिक्विड फेज में होगा, और 100 से ज्यादा टेम्परेचर है तो फिर वो ऑब्वियसली वेपर फेज में होगा, वाष्पित अवस्था में होगा, यानी गैस फेज में होगा। ठीक है, तो ये चीज भी हमको ध्यान रखनी। तो अभी हम सॉलिड का इंट्रोडक्शन ले चुके हैं कि सॉलिड क्या होता है और किन कंडीशन में सॉलिड एग्जिस्ट कर सकता है। नॉर्मली सॉलिड जो होता है वो लो टेम्परेचर की रेंज में ही एग्जिस्ट करेगा, बिकॉज हाई टेम्परेचर की रेंज में तो गैसेज फॉर्म एग्जिस्ट करती है। अब हमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि आखिरकार सॉलिड स्टेट के कैरेक्टर क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या लक्षण हो सकते हैं सॉलिडों के। तो हम नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड, यानी हम लोग ठोसों के लक्षण देखने वाले हैं कि आखिर ठोसों में क्या क्या कैरेक्टर्स हो सकते हैं। तो सबसे पहला कैरेक्टर जो इंपॉर्टेंट होता है वो तो यही होता है कि जो सॉलिड होते हैं, यानी सॉलिड हैव स्ट्रॉन्ग इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। सॉलिडों में प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल पाया जाता है। आकर्षण बल अधिक होने का क्या इफेक्ट हो सकता है? देखो, अगर दो पार्टिकल के बीच में आकर्षण ज्यादा है ना तो फिर वो पार्टिकल एक दूसरे के क्लोज होंगे, बिल्कुल क्लोज, इतना क्लोज होंगे कि वो एक दूसरे को टच करने लग जाएंगे। जब पार्टिकल एक दूसरे को टच करने लग जाए तो उसे क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन यानी अंतराण्विक आकर्षण बहुत ज्यादा होने की वजह से जो पार्टिकल है ना, वो पार्टिकल एक दूसरे को
टाइटली हेल्ड करके रखेंगे, यानी पार्टिकल टाइटली हेल्ड टुगेदर, एक दूसरे को दृढ़ता पूर्वक बांधे हुए होंगे, यानी जो पार्टिकल्स हैं इस तरह से उनके बीच में स्ट्रॉन्ग इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो वो एक दूसरे को दृढ़ता से बांधे हुए होंगे। और आप तो जानते हैं इस तरह की पैकिंग अगर हो, क्लोज पैकिंग अगर हो, तो फिर वो सॉलिड ही होता है। तो सॉलिड अवस्था का पहला कैरेक्टर तो यही होता है कि सॉलिड हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, ठोसों में प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल पाया जाता है। दूसरा कैरेक्टर क्या हो सकता है, देखो जरा, दूसरा जो कैरेक्टर होता है, तो जो सॉलिड होते हैं ना, तो सॉलिड हैव नेग्लिजिबल कॉम्प्रेसिबिलिटी, यानी जो सॉलिड होते हैं उनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। आप किसी ठोस को पहचानते कैसे हैं? आप उसे सबसे पहले टच करके ही तो देखते हैं, उसे कंप्रेस करके ही तो देखते हैं। यदि कंप्रेस करने पर वो संपीड़ित ना हो, अगर वो प्रेशराइज ना हो, तो फिर आप उसे सॉलिड बोलते हैं। यानी कि सॉलिड हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, यानी हिंदी में कहें तो ये लगभग असंपीड्य होते हैं। कैसे होते हैं? असंपीड्य होते हैं। इनको दबाया या पिचकाया नहीं जा सकता। नॉर्मल फोर्स अप्लाई करने से सॉलिड जो है कंप्रेस नहीं हो पाते हैं। तो सॉलिड स्टेट का ये भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है कि सॉलिड जो होते हैं वो नेग्लिजिबल अमाउंट में कंप्रेसिबिलिटी रखते हैं। अगला जो इसका करेक्टर हो सकता है वो ये हो सकता है कि दे हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड जो होते हैं उनकी शेप भी डेफिनेट होती है और वॉल्यूम भी कैसा होता है? डेफिनेट होता है। इसे तो बहुत सिंपल तरीके से देखा जा सकता है कि मान लो आपके सामने कोई सॉलिड है, तो वो सॉलिड हमेशा उसी शेप में बना हुआ होता है। सॉलिड स्टेट से आप बहुत अच्छे से परिचित होते हैं। घर के सामने या घर के अंदर आप लोग बहुत सारे ठोसों को देखते होंगे, तो क्या समय के साथ साथ उनकी शेप बदलती है? नहीं, उनकी शेप हमेशा क्या होती है? कांस्टेंट होती है, स्थिर बनी रहती है, जब तक कि आप उन पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं। तो मान लो ये कोई सॉलिड है, इस तरह का क्यूब शेप का कोई सॉलिड हमने लिया हुआ है। अब ये जो सॉलिड है इसकी शेप कैसी है? क्यूब जैसी। और जब तक आप इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं, इसकी शेप कैसी बनी रहेगी बताओ जरा? क्यूब जैसी ही बनी रहेगी, यानी इसकी शेप एकदम से फिक्स रहेगी। अच्छा, शेप ही नहीं बल्कि इसका वॉल्यूम भी फिक्स होगा। मान लो इस क्यूब की एज की लेंथ जो है वो a है, तो फिर मैं कहूं कि इस सॉलिड का वॉल्यूम क्या होगा, तो आप कहेंगे भाई इस सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स होगा, और वो कितना होगा? वो a क्यूब के बराबर होगा। तो सॉलिड के केस में क्या होता है? सॉलिडों के वॉल्यूम एकदम से फिक्स होते हैं, आयतन हमेशा ही निश्चित होते हैं। आयतन ही नहीं बल्कि शेप यानी आकार भी उनका फिक्स होता है। लेकिन अगर हम बात करते किसी गैस की या द्रव की, तो फिर गैस के केस में क्या होता है कि गैसों का तो आकार भी डेफिनेट नहीं होता, यानी उनकी जो शेप होती है वो डेफिनेट नहीं होती, साथ के साथ उनका वॉल्यूम भी डेफिनेट नहीं होता। इसको भी हम लोग एक अच्छे से एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे मान लो इस कंटेनर के अंदर, ये क्यूब जैसा एक कंटेनर में बना रहा हूं, इसके अंदर मान के चलो हमने एक गैस को कैप्ट करके रखा है। कोई गैस है जो इसके अंदर रखी हुई है, मान लो ये गैस इसके अंदर रखी हुई है। अब मान लो मैं आपसे पूछूं कि भाई इस गैस की शेप कैसी है, तो आप क्या कहेंगे कि भाई इस गैस की शेप क्यूब जैसी है, क्योंकि क्यूब के अंदर रखी हुई है, तो इसकी शेप कैसी है? क्यूब जैसी। अच्छा, शेप ही नहीं, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई इस गैस का वॉल्यूम कितना है, तो आप क्या कहेंगे कि भाई किसी गैस का वॉल्यूम कुछ नहीं होता, वॉल्यूम वही होता है जो कंटेनर का वॉल्यूम होता है, यानी वॉल्यूम ऑफ गैस नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। तो इस समय कंटेनर का जो भी वॉल्यूम है वही इस गैस का वॉल्यूम है। अब मान लो मैं इस गैस को एक दूसरे कंटेनर के अंदर रख देता हूं जो कुछ इस तरह का है। मान लो इस तरह का कोई कंटेनर है, क्लोज कंटेनर है, इसके अंदर मैंने इस गैस को रख दिया है। तो अब आप देखो इस गैस का आकार कैसा हो जाएगा। इस गैस का आकार अब जो है
इस कंटेनर के जैसा हो जाएगा और वॉल्यूम भी इस कंटेनर के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब गैस वही है लेकिन शेप बदल गई है। शेप ही नहीं बल्कि वॉल्यूम भी बदल गया है। तो ये चीज़ तो 11th क्लास में भी हम लोग डिस्कस करते हैं कि वॉल्यूम ऑफ गैस नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। जिस कंटेनर में गैस को कैप्ट किया जाता है उसी कंटेनर का वो वॉल्यूम एडॉप्ट कर लेती है। इसका मतलब गैस के केस में ना तो शेप और ना ही वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। एक्चुअली गैस के लिए वॉल्यूम की बात करना ही नेग्लिजिबल होता है। वॉल्यूम की बात हम क्या बोल गया मैं, एक्चुअली गैस के लिए शेप का कोई मीनिंग नहीं होता। गैस के लिए शेप का कोई मीनिंग नहीं होता। और वॉल्यूम तो आप समझ ही सकते हैं कि वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता। हाँ, लेकिन अगर मान लो कोई लिक्विड होता, क्या होता, लिक्विड होता, तो लिक्विड के केस में क्या होता है कि मान लो हमारे पास कोई लिक्विड रखा हुआ है, इस तरह से कोई लिक्विड है, मान लो इस शेप के एक कंटेनर के अंदर हमने एक लिक्विड को कैप्ट करके रखा है। तो अब देखो, मान लो इसमें पानी ही है, ठीक, और कितना पानी है, 1 लीटर, 1 लीटर वाटर हमारे पास है, ठीक। अब मैं आपसे पूछूं इसकी शेप क्या है, तो आप कहेंगे इस कंटेनर के जैसी। अच्छा, वॉल्यूम क्या है, तो आप कहेंगे 1 लीटर। अब मान लो मैं इसी वाटर को इस दूसरे कंटेनर के अंदर रख देता हूं, तो अब मैं आपसे पूछूं क्या इसकी शेप बदल गई है, तो आप कहेंगे बिल्कुल बदल गई है। यहाँ तो इस जैसी शेप थी, अब कुछ इस तरह की शेप है। लेकिन मैं आपसे पूछूं क्या इसका वॉल्यूम बदल गया है, तो आप कहेंगे नहीं, ये पहले 1 लीटर था, अभी भी कितना होगा, 1 लीटर होगा। इसका मतलब तो ये हुआ कि आप लिक्विड को जिस कंटेनर में रखते हैं ये उस कंटेनर की शेप तो एडॉप्ट कर लेगा, बट वॉल्यूम इसका खुद का होगा, और वो भी क्या होगा, फिक्स होगा। आपके पास 1 लीटर दूध है तो उसे किसी भी बर्तन में रखो, वो रहेगा तो 1 लीटर ही। हाँ, उसकी शेप चेंज हो सकती है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि दे हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। इनके शेप और इनका वॉल्यूम दोनों ही क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। किसके, सॉलिड के। बट गैसेज के केस में ना तो वॉल्यूम और ना ही उनकी शेप, कुछ भी फिक्स नहीं होता। और लिक्विड के केस में शेप फिक्स नहीं होती बट वॉल्यूम उनका फिक्स होता है। अगला कैरेक्टर हम लोग देखते हैं सॉलिड के लिए, तो हम कह सकते हैं कि सॉलिड जो होते हैं, सॉलिड पजेजेज रिजिडिटी, सॉलिड में काफ़ी कठोरता होती है, या इसे आप हार्डनेस भी बोल सकते हैं कि ठोस वही होता है जो नॉर्मली क्या हो, कठोर होता है। तो सॉलिड के अंदर रिजिडिटी होती है, कठोरता होती है, ये भी एक सॉलिड का कैरेक्टर होता है। दूसरा अगला कैरेक्टर हम लोग देख सकते हैं कि जो सॉलिड होता है उसमें फ्री मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज नॉट पॉसिबल। पार्टिकल की फ्री मोशंस पॉसिबल नहीं है। यानी मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि मान लो कोई सॉलिड है और उसके पार्टिकल आपको पता है क्लोज्ड पैक होंगे तो एक दूसरे को टच कर रहे होंगे, ये इस तरह से एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ये मान लो कोई सॉलिड है, ठीक। अब क्या ऐसा हो सकता है कि ये पार्टिकल इन पार्टिकल को छोड़कर फ्रीली मूव कर जाए और कहीं और चला जाए? ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आपको पता है कि सॉलिड के बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन के कारण ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ये पार्टिकल यहाँ से छोड़कर कहीं बाहर चला जाए, यानी ये पार्टिकल फ्रीली मोशंस नहीं कर सकता। कारण क्या है, मोशंस करने के लिए इस पार्टिकल को फ्री होना पड़ेगा, और फ्री होने के लिए इस पार्टिकल को इस इंट्रैक्शन को, इस अट्रैक्शन को ब्रेक करना पड़ेगा, और ये अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, इजीली ब्रेक नहीं होगा, इसलिए ये पार्टिकल फ्रीली मोशंस नहीं कर पाएगा। हाँ, आप लोग ऐसा कह सकते हो कि ये फ्री मोशंस तो नहीं करते, बट दे कैन ऑसिलेट, दे कैन ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। ये अपनी माध्य स्थिति के अबाउट ऑसिलेशन यानी कंपन या दोलन कर सकते हैं। इस बात को ऐसे समझें कि मान लो ये कोई सॉलिड की रॉड है, इसके अंदर सॉलिड के पार्टिकल बंधे हुए हैं, ठीक है। अब चूंकि इन पार्टिकल के बीच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है, बोलो है कि नहीं है, ठीक। अब आप ये तो जानते हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होने के कारण ये पार्टिकल फ्रीली मोशंस तो नहीं कर सकता। लेकिन अगर मान लो इस पार्टिकल को हमने
कुछ एनर्जी सप्लाई कर दी। अगर हम इसको कुछ एनर्जी सप्लाई करते हैं तो उस एनर्जी की वजह से ये हल्का सा वाइब्रेट करने लग जाएगा। यानी अगर इसको एनर्जी मिली है तो ये पार्टिकल अपनी मेन पोजीशन के दाएं बाएं या ऊपर नीचे ऑसिलेशन कर सकता है। जैसे मान लो आपके पास कोई लोहे की छड़ है, उसे आप हथौड़े से पीटिए, उसे चोट मारिए। जब आप उस पर हथौड़े से चोट मारते हैं तो क्या लोहे के पार्टिकल हैं, कण हैं, वो क्या लोहे की छड़ को छोड़ छोड़कर दूर चले जाते हैं? ऐसा तो नहीं होता। लेकिन हाँ, वो पार्टिकल्स जो है वाइब्रेशन जरूर करते हैं, क्योंकि उस रॉड के अंदर झंझनाहट आपको फील होगी। वो वाइब्रेशन दरअसल ऑसिलेशन ही होता है। तो पार्टिकल फ्रीली मूव तो नहीं कर पाएगा, लेकिन हाँ, वो अपनी मेन पोजीशन के अबाउट जो है थोड़ा बहुत ऑसिलेशन या वाइब्रेशन यानी कंपन कर सकता है। तो ये भी सॉलिड का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है कि जो सॉलिड होते हैं उनके पार्टिकल फ्रीली मोशंस नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो अपनी मेन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेशन कर सकते हैं। एक और इनका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है, और वो ये होता है कि जो सॉलिड होते हैं ना, सॉलिड is solid does not have fluidity। फ्लूइडिटी से मेरा मतलब है प्रवाह, यानी ठोसों के अंदर प्रवाह का गुण यानी बहने का गुण नहीं होता। आपने कभी सुना है कि कोई ठोस बह रहा है? यानी ठोस बहने से मतलब पत्थर बह रहा है, लोहा बह रहा है, ऐसा तो आपने कभी नहीं सुना होगा। कारण क्या है कि सॉलिड के अंदर फ्लूइडिटी यानी बहने का गुण नहीं होता है। हाँ, लिक्विड के अंदर होता है, पानी बहता है, क्योंकि लिक्विड के अंदर पार्टिकल मोशंस कर सकते हैं। गैस के अंदर तो बहने का गुण बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि गैस फिर हमेशा ही बहती है। आपने हमेशा फील किया होगा, एयर बहती है, हवा बहती है, क्योंकि गैस के अंदर तो पार्टिकल के बीच में जो इंट्रैक्शन होता है, आकर्षण जो होता है, वो लगभग नेग्लिजिबल अमाउंट में होता है। लेकिन सॉलिड के अंदर तो आकर्षण बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है ना। आकर्षण स्ट्रांग होने की वजह से पार्टिकल फ्रीली मोशंस नहीं कर सकते। जब पार्टिकल फ्रीली मोशंस नहीं कर सकता तो फिर वो सॉलिड बह नहीं सकता। इसलिए सॉलिड डज नॉट हैव फ्लूइडिटी, इनके अंदर बहने का गुण नहीं होता। लेकिन एक चीज आपको यहाँ भी ध्यान रखनी है कि देयर आर सम सॉलिड विच हैज फ्लूइडिटी, यानी कुछ ठोस होते हैं जिनको हम अमॉर्फस सॉलिड बोलते हैं। इनके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो अमॉर्फस सॉलिड लाइक ग्लास, ग्लास मतलब कांच, है फ्लूइडिटी, इनके अंदर बहने का गुण होता है। यानी कांच जो कि एक अमॉर्फस सॉलिड होता है, तो वो सॉलिड, लेकिन वास्तव में वो रियल सॉलिड नहीं है, वो एक अमॉर्फस सॉलिड है। और अमॉर्फस सॉलिड को हम लोग रियल सॉलिड कंसीडर नहीं करते। इसलिए अमॉर्फस सॉलिड जैसे कि कांच है, उनके अंदर फ्लूइडिटी का गुण होता है, बहने का गुण होता है। हालांकि ये बहने की टेंडेंसी जो है बहुत स्लो स्पीड से होती है, बहुत धीमी गति से ये फ्लो होता है, लेकिन फिर भी फ्लो होता है। और इसका एविडेंस ये है कि आप जब पुराने मकानों के खिड़की दरवाजे जो कांच से मिलकर बने हुए होते हैं, जब आप उनको बारीकी से ऑब्जर्व करते हैं तो आप देखते हैं कि वो खिड़की दरवाजे जो हैं ऊपर से, टॉप से तो एकदम पतले होते हैं, थिन होते हैं, लेकिन बॉटम पर आते आते वो थिक यानी मोटे हो जाते हैं। होता क्या है कि जब कांच बनाया गया होगा तब तो वो एकदम प्लेन रहा होगा, ठीक है। अब क्या हुआ कि ग्रेविटी के अगेंस्ट कांच का धीरे धीरे नीचे की तरफ क्या हुआ, फ्लो हुआ। तो ऊपर से जितना भी कांच है वो धीरे धीरे फ्लो होकर के नीचे आकर के इकट्ठा होने लगा। जब वो नीचे आकर के इकट्ठा होगा तो बॉटम वाला हिस्सा जो है वो तो कैसा हो जाएगा, चौड़ा, और टॉप वाला हिस्सा एकदम से पतला हो जाएगा। तो कांच ऊपर से पतला हो जाता है और नीचे से कैसा हो जाता है, मोटा हो जाता है। आपने कभी अगर ऑब्जर्व किया हो तो जो पुरानी बसें होती हैं उनके अंदर स्लाइडिंग वाले जो कांच होते हैं, कई बार वो स्लाइडिंग जो है वो खिसकती नहीं है, वो स्लाइड नहीं हो पाती। कारण क्या होता है कि कांच अमॉर्फस सॉलिड होता है, तो वो नीचे से थोड़ा सा मोटा हो जाता है, इसलिए वो आसानी से स्लाइड नहीं कर पाती। तो ये क्वेश्चन भी फ्रिक्वेंटली बोर्ड में पूछा जाता है कई बार कि भाई पुराने मकानों के खिड़की दरवाजे जो है जो कांच के बने हैं वो ऊपर से पतले और नीचे से मोटे क्यों होते हैं। तो आप सिंपली वे में कह सकते हैं कि ग्लास एक अमॉर्फस सॉलिड होता है, ये रियल सॉलिड नहीं होते। एक्चुअली इनको हम लोग सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड। यानी ये दरअसल लिक्विड ही होते हैं जिनको बहुत अधिक अमाउंट में ठंडा कर दिया गया है। तो सुपर कूल्ड लिक्विड इनको हम लोग बोलते हैं, और ये रियल सॉलिड नहीं होते। इनमें लिक्विड फेज की तरह, द्रव अवस्था की तरह ही बहने का गुण होता है। हालांकि ये फ्लो जो होता है वो बहुत स्लो होता है, वेरी स्लो होता है। इसलिए बरसों तक लगातार फ्लो होने के कारण ही नीचे से कांच मोटा और ऊपर से कैसा हो जाता है, पतला हो जाता है। यानी ये कुछ इस तरह
तरह से हुआ, जैसे मैं आपसे कहूँ कि मान लो ये कोई कांच की खिड़की थी, कभी ये बनाई गई होगी तो एकदम ऐसे ही होगी, लेकिन कंटिन्यूसली ग्रेविटी के कारण इसका नीचे की तरफ क्या हुआ होगा, फ्लो हुआ होगा। ये रियल सॉलिड तो है नहीं, ये है तो लिक्विड की तरह ही होता है। और जब कंटिन्यूस फ्लो हुआ होगा तो ये कांच की खिड़की धीरे धीरे नीचे से कैसी हो गई होगी, मोटी हो गई होगी। तो यहाँ से थी कैसी हो गई है, थिक हो गई है, और ऊपर से कैसी हो गई है, पतली हो गई है। तो ये सवाल भी आपको ध्यान रखना है। तो हम लोगों ने अभी सॉलिड के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जाना। तो सॉलिड के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकते हैं। पहला कैरेक्टर तो ये होता है कि सॉलिड हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शंस। सॉलिडों के अंदर प्रबल अंतराण्विक आकर्षण विद्यमान होता है, जिसकी वजह से पार्टिकल आर टाइटली हेल्ड टुगेदर। अवयवी कण जो होते हैं वो एक दूसरे को दृढ़ता पूर्वक बांधे हुए रखते हैं। दूसरा कैरेक्टर ये होता है कि जो सॉलिड होते हैं उनके अंदर नेग्लिजिबल अमाउंट में कॉम्प्रेसिबिलिटी होती है, यानी उनके अंदर कॉम्प्रेसिबिलिटी वाला फैक्टर नहीं होता। तीसरा कैरेक्टर ये हो सकता है कि सॉलिड हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। अगला कैरेक्टर क्या हो सकता है कि जो सॉलिड होते हैं उनके अंदर फ्लूइडिटी यानी बहने का गुण नहीं होता। ये भी इनका एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है। और अगला कैरेक्टर क्या हो सकता है कि पार्टिकल फ्रीली मोशंस नहीं कर सकते, वो केवल और केवल अपनी मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेशन यानी कंपन या दोलन कर सकते। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड पर डिस्कशन करने के बाद हम लोग अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड, कि सॉलिड कितने तरह के हो सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ सॉलिड, तो देखो ध्यान देना, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स सॉलिड कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। यानी पार्टिकल्स के अरेंजमेंट यानी व्यवस्था के आधार पर हम सॉलिड को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। उसमें पहली कैटेगरी जो होती है वो होती है क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी क्रिस्टलीय ठोस। और दूसरी कैटेगरी जो होती है वो होती है अमॉर्फस सॉलिड, जिसके बारे में अभी हमने थोड़ी सी बात की थी, याद है ना, ग्लास ऊपर से पतला और नीचे से मोटा। तो ध्यान रखेंगे कि सॉलिड जो है अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल दो टाइप के हो सकते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड हम उनको बोलते हैं जिनके अंदर विच हैव रेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। इनके अंदर पार्टिकल का एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है। रेगुलर अरेंजमेंट से मेरा क्या मतलब है कि मान लो कोई सॉलिड है, उसके पार्टिकल इस तरह से हैं। अब सॉलिड है तो क्लोज पैकिंग होगी, क्लोज पैकिंग होगी तो पार्टिकल जो है एक दूसरे को टच करते हुए होंगे, जितना पॉसिबल होगा पार्टिकल एक दूसरे को टच करते रहेंगे। तो मान लो ये कोई सॉलिड है। अब आप देख सकते हैं कि सॉलिड के अंदर पार्टिकल के अरेंजमेंट का एक फिक्स पैटर्न है। जैसे ये एक रो हो गई, अब इस रो के जस्ट ऊपर दूसरी रो हो गई, इसको आगे बढ़ाएंगे तो तीसरी रो भी हो सकती है। तो आपको एक फिक्स पैटर्न, एक रेगुलरिटी यहाँ पर दिखाई देती है, और ये रेगुलरिटी आपको पूरे सॉलिड के अंदर दिखाई देगी। इसलिए इसे हम लोग कई बार लॉन्ग रेंज ऑर्डर भी बोल देते हैं। यानी जो ठोस होते हैं उनमें क्रिस्टलीय ठोस जो है उनके अंदर अवयवी कणों की एक नियमित व्यवस्था होती है, और ये नियमित व्यवस्था आपको इंटायर क्रिस्टल के अंदर दिखाई देती है। इस नियमित व्यवस्था को जो इंटायर क्रिस्टल में दिखाई देती है लॉन्ग रेंज ऑर्डर भी बोलते हैं। हिंदी में इसे दीर्घ परासीय व्यवस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दीर्घ परासीय व्यवस्था। यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर पार्टिकल का रेगुलर अरेंजमेंट होता है और लॉन्ग रेंज ऑर्डर पाया जाता है। जबकि अमॉर्फस सॉलिड की हम लोग बात करें तो देखो, अमॉर्फस जो है ना, दरअसल इस वर्ड का मीनिंग होता है शेपलेस। इनकी कोई शेप नहीं होती। और दूसरी और खास बात यह है कि सॉलिड विच डज नॉट हैव एनी रेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, यानी इनके अंदर पार्टिकल के अरेंजमेंट का कोई रेगुलर पैटर्न नहीं होता। इनके अंदर पार्टिकल की कोई नियमित व्यवस्था नहीं होती। जैसे मान लो मैं किसी सॉलिड की बात करूं, इस तरह से कोई सॉलिड है। अब मान लो ये इस तरह से है,
ये मान लो कोई सॉलिड है, ठीक। क्या इसमें पार्टिकल के अरेंजमेंट की कोई फिक्स व्यवस्था, एक रेगुलर व्यवस्था दिखाई देती है? क्या इसमें कोई रेगुलरिटी दिखाई देती है? नहीं। इसमें पार्टिकल रैंडमली बिखरे हुए पड़े हैं, ठीक है। इसमें पार्टिकल का कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है, पार्टिकल बिखरे हुए पड़े हैं। अगर इस टाइप से कोई सॉलिड बनता है तो वो डेफिनेटली अमॉर्फस सॉलिड होता है, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं होता, क्योंकि इनमें कोई भी रेगुलरिटी नहीं होती। और अगर इनमें कोई रेगुलरिटी दिखाई भी देती, जैसे आपको एक मान लो छोटी सी रो दिखाई दे गई, तो लेकिन ये रिपीट तो नहीं हुई, अगली रो कहाँ है? कोई रेगुलरिटी है ही नहीं। इसका मतलब इनमें कोई रेगुलरिटी होती ही नहीं है, और होती भी है तो वो आपको केवल शॉर्ट डिस्टेंस तक ही दिखाई देती है। इसलिए इसे हम लोग शॉर्ट रेंज ऑर्डर भी बोलते हैं। यानी अमॉर्फस सॉलिड के अंदर अवयवी कणों की कोई नियमित व्यवस्था नहीं होती, और अगर कोई नियमितता दिखाई भी देती है तो वो केवल शॉर्ट डिस्टेंस तक ही दिखाई देगी। इंटायर सॉलिड के अंदर आपको वही व्यवस्था दिखाई देने वाली नहीं है, और उस शॉर्ट डिस्टेंस की रेगुलरिटी को आप लोग शॉर्ट रेंज ऑर्डर या लघु परासीय व्यवस्था कह सकते हो। क्या कह सकते हो? लघु परासीय व्यवस्था। तो आपको ध्यान रखना है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर पार्टिकल का रेगुलर अरेंजमेंट होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, दीर्घ परासीय व्यवस्था होती है। अमॉर्फस सॉलिड के अंदर कोई रेगुलरिटी नहीं होती, शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, लघु परासीय व्यवस्था होती है। तो अगला जो है वो ये है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं ना, उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो एकदम से फिक्स होता है। तो ये फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट रखते हैं, ठीक है। इनका मेल्टिंग पॉइंट समझते हैं क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है गलनांक। इनका गलनांक एकदम क्या होता है? फिक्स होता है। दरअसल गलनांक वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पर कोई भी सॉलिड मेल्ट होता है, पिघलता है। अगर आपका सॉलिड क्रिस्टलाइन है, यानी क्रिस्टलीय ठोस है, तो डेफिनेटली वो एक सर्टेन टेम्परेचर पर ही मेल्ट होगा, और जब तक पूरा सॉलिड मेल्ट नहीं हो जाएगा टेम्परेचर वही का वही बना रहेगा। इसको मैं एक सिंपल एग्जांपल से आपको समझाता हूं, तो जरा ध्यान दें। जैसे मैं आपसे कहता हूं शुगर होता है, चीनी होता है। आपको पता है चीनी एक क्रिस्टलीय ठोस होता है, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 458 केल्विन होता है। अब अगर आप चीनी को गर्म करते हैं तो मान लो टेम्परेचर 450 केल्विन हो गया, चीनी मेल्ट नहीं होगा। 55 हो गया तो भी मेल्ट नहीं होगा, 56 हुआ, 57 हुआ तो भी मेल्ट नहीं होगा। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर 58 458 होगा, चीनी मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। और अब जब तक चीनी पूरी तरह से मेल्ट नहीं हो जाती है तब तक टेम्परेचर कांस्टेंट ही बना रहेगा, 458 केल्विन ही बना रहेगा। जैसे ही वो पूरी तरह से मेल्ट होगी उसके बाद फिर से टेम्परेचर बढ़ने लग जाएगा। तो मैं आपसे पूछूं कि भाई शुगर कितने टेम्परेचर पर मेल्ट हुआ, तो आप कहेंगे एक फिक्स टेम्परेचर है 458 केल्विन, उसी पर मेल्ट हुआ। 458 केल्विन से पहले शुगर कैसा था? पूरी तरह से सॉलिड। 458 के बाद शुगर कैसा होगा? पूरी तरह से लिक्विड। और 458 वो टेम्परेचर होगा जिस पर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा, यानी मेल्ट होगा। यानी इनका एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं माय डियर अमॉर्फस सॉलिड की, तो अमॉर्फस सॉलिड के लिए यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए कहा जा सकता है कि डज नॉट हैव फिक्स मेल्टिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता। एक्चुअली ये टेम्परेचर की एक रेंज पर मेल्ट होते हैं, एक ऐसा फिक्स टेम्परेचर नहीं होता जिस पर ये मेल्ट पूरी तरह से मेल्ट हो जाते हो। ये दरअसल टेम्परेचर की एक रेंज पर मेल्ट होते हैं। मेरे कहने का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, कोकोनट ऑयल होता है। कोकोनट ऑयल तो समझते हैं, नारियल का तेल होता है। तो आपको पता है कि नारियल का जो तेल होता है वो सर्दियों के दिनों में जब टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है तो वो सॉलिडिफाई हो जाता है, ठोस अवस्था में आ जाता है। एक्चुअल में जब ये ठोस होता है तो ये एक अमॉर्फस सॉलिड होता है, ठीक है। अमॉर्फस सॉलिड वैसे भी आपको पता है सुपर कोल्ड लिक्विड होते हैं, दे आर नॉट ट्रू सॉलिड, ये ट्रू सॉलिड नहीं होते। तो नारियल का तेल जब सॉलिड फेज में होता है तो वो अमॉर्फस सॉलिड होता है। अब एक्चुअली में होता ये है कि जब टेम्परेचर जो है वो 23 डिग्री सेल्सियस से कम होता है तो ये कंप्लीटली सॉलिड होता है, पूरी तरह से ठोस होता है। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर 23 से बढ़ता है, मान लो 23 से 24 हुआ, ये थोड़ा सा पिघल जाता है, थोड़ा मेल्ट होता है। 24 से 25 हुआ, थोड़ा और मेल्ट होता है। 25 से 26 हुआ, थोड़ा और मेल्ट होता है। और 26 से 27 होते होते ये पूरी तरह से मेल्ट हो जाता है। यानी जैसे जैसे टेम्परेचर 23 से बढ़कर 27 डिग्री सेल्सियस हो जाता है ये कंप्लीटली मेल्ट हो जाता है, और इस समय ये लिक्विड फेज में आ जाता है, पूरी तरह से लिक्विड फेज में। और जब 23 या उससे कम होता है तो उस समय ये पूरी तरह से सॉलिड फेज में होता है। तो अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ ये सॉलिड से लिक्विड किस टेम्परेचर पर बना, तो आप कहेंगे भैया 23 से पहले तो सॉलिड है,
27 या उसके बाद क्या है, लिक्विड, तो इसका मतलब 23 से 27 के बीच में ही तो मेल्ट हुआ है। 23 से थोड़ा सा आगे टेम्परेचर गया, थोड़ा मेल्ट हुआ, और आगे गया, थोड़ा मेल्ट हुआ। इसका मतलब एक फिक्स टेम्परेचर तो नहीं है ना जिस पर ये पिघल रहा हो। ये टेम्परेचर फिक्स पर नहीं पिघल रहा, बल्कि टेम्परेचर की एक रेंज पर पिघल रहा है, और वो रेंज कितनी है, 23 से 27, यानी 23 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में पिघलता है। 23 डिग्री सेल्सियस से पहले ठोस होता है और 27 डिग्री सेल्सियस से पहले लिक्विड होता है। इसका मतलब इनका कोई फिक्स टेम्परेचर नहीं है जिस पर ये पिघलते हो, यानी इनका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं है, ये टेम्परेचर की एक रेंज में ही पिघलते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है या डिफरेंशिएशन है दोनों के बीच का, कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो फिक्स होता है, जबकि अमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इनके कूलिंग कर्व की। मान लो मैं ग्राफ की टर्म में बात करता हूँ, इधर मैं टेम्परेचर को लेता हूँ और इधर मैं टाइम को लेता हूँ। अब आप एक बात बताइए, जब आप किसी चीज़ को कूल करते हैं, ठंडा करते हैं, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, ठीक। अब मान लो आपके पास कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है, आपने क्या किया, उस क्रिस्टलाइन सॉलिड को मेल्ट कर दिया, गर्म करके एकदम पिघला दिया, वो मेल्ट हो गया। फिर उसे आप धीरे धीरे ठंडा करने लगे हैं। तो जैसे जैसे आप उसको ठंडा करेंगे उसका टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। तो ग्राफ कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ। जब आप इस तरफ आगे बढ़ते हैं तो टाइम बढ़ता है, जब आप ऊपर से नीचे आते हैं तो टेम्परेचर कम होता है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है ग्राफ वैसे वैसे नीचे आ रहा है, इसका मतलब टेम्परेचर कम होता जा रहा है। तो जब आप उसे धीरे धीरे ठंडा कर रहे हैं तो उसके टेम्परेचर में क्या होगी, कमी होगी। लेकिन सडनली एक ऐसा पॉइंट आएगा जिस पर आकर उसका टेम्परेचर कुछ देर के लिए कांस्टेंट हो जाएगा। अब देखो टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं है क्योंकि ये ग्राफ एकदम स्ट्रेट हो गया, पैरेलल हो गया है टाइम वाले एक्सिस के, यानी इस पॉइंट के बाद टाइम जैसे जैसे बढ़ता जाएगा टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन कुछ देर के बाद वापस से उसका टेम्परेचर कम होने लग जाएगा। अब ऐसा क्यों है, तो देखो यहाँ ये मेल्ट था, मान लो लिक्विड था, आपने इसको ठंडा करना प्रारंभ किया, ये धीरे धीरे कूल होता गया, ठंडा होता गया, टेम्परेचर कम होता गया, ठीक। अब ये जो लिक्विड है इस पॉइंट पर आकर के मान लो ये जमने लग गया, फ्रीज होने लग गया। अब आप तो जानते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट फिक्स होता है, यानी अब जब ये जमने लगेगा तो जब तक पूरा जो भी है सब्सटेंस है वो पूरा सब्सटेंस जम नहीं जाएगा तब तक उसका टेम्परेचर चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि ये फिक्स मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट रखते हैं। तो लिक्विड जैसे ही जमने लगेगा टेम्परेचर में कमी रुक जाएगी और अब लिक्विड धीरे धीरे करके जमता जाएगा, और जैसे ही ये सॉलिडिफाई हो जाएगा पूरी तरह से उसके बाद फिर से टेम्परेचर कम होने लगेगा और ये ठंडा होता चला जाएगा। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जैसे जैसे आपने लिक्विड को ठंडा किया ये ठंडा होता गया, वह जैसे इसका फ्रीजिंग पॉइंट आया ये जमने लग गया, और जब ये जम रहा है उस समय टेम्परेचर में कोई भी कमी नहीं होगी। जब ये कंप्लीटली सॉलिडिफाई हो जाएगा फिर से टेम्परेचर गिरने लग जाएगा। इसका मतलब एक फिक्स टेम्परेचर है जिस पर ये जम रहा होगा। बोलो बात सही है कि नहीं है? और जब तक ये पूरी तरह से सॉलिड नहीं हो जाएगा टेम्परेचर वही बना रहेगा। इसलिए हम कहते हैं कि देयर कूलिंग कर्व इज नॉट स्मूथ, देयर कूलिंग कर्व इज नॉट स्मूथ। इनका कूलिंग कर्व स्मूथ नहीं होता, यानी डिसकंटिन्यूअस होता है। सॉरी आई मेड मिस्टेक, मुझसे थोड़ी मिस्टेक हुई। तो ध्यान रखें कि क्रिस्टलाइन सॉलिड वो होते हैं जिनका कूलिंग कर्व स्मूथ नहीं होता, डिसकंटिन्यूअस होता है। तो आप देख सकते हैं इनके अंदर कोई कंटिन्यूटी नहीं है, पहले गिरा फिर कांस्टेंट हो गया फिर गिरने लग गया, यानी ये एक स्मूथ कर्व नहीं है। जबकि अमॉर्फस सॉलिड के लिए अगर हम बात करें तो मान लो आपने कोई अमॉर्फस सॉलिड लिया और उसे आपने क्या कर दिया, मेल्ट कर दिया। अब आप उसे ठंडा करने लगे, तो आपसे ग्राफ की टर्म में बात करूं तो इधर मैं क्या ले लूं, टेम्परेचर, और इधर क्या ले लूं मैं, टाइम। अब आपको तो पता है कि इनका तो कोई फिक्स मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट नहीं होता, यानी ऐसा कोई टेम्परेचर नहीं होता जिस पर ये मेल्ट होते हो पूरी तरह से या फिर जिस पर ये फ्रीज होते हो पूरी तरह से। इसलिए जैसे जैसे टाइम गुजरेगा इनका टेम्परेचर लगातार कम होता चला जाएगा, यानी इनका जो ग्राफ बनेगा वो एकदम कंटिन्यूअस होगा। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि अमॉर्फस सॉलिड जो है देयर कूलिंग कर्व इज स्मूथ, यानी इनका कूलिंग कर्व जो है वो कंटिन्यूअस है। ठीक है, जैसे जैसे समय गुजरेगा वैसे वैसे
इनके टेम्परेचर में लगातार कमी होती चली जाएगी। तो एक बार फिर से ध्यान दें कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे उनका कूलिंग कर्व स्मूथ नहीं होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, टेम्परेचर में लगातार कमी नहीं होगी, कुछ समय के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। ये वो समय होगा जब लिक्विड सॉलिडिफाई हो रहा होगा। जबकि अमॉर्फस सॉलिड का कूलिंग कर्व स्मूथ होगा, टेम्परेचर में कंटिन्यूअसली कमी होगी, टेम्परेचर समय के साथ साथ लगातार कम होता चला जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि इनके लिए डिसकंटिन्यूअस होगा और उनके लिए क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, अगला हम लोग बात करें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं सॉलिड, वो नेचर में एनआइसोट्रॉपिक होते हैं। इन नेचर एनआइसोट्रॉपिक का हिंदी में मीनिंग होता है विषमदैशिक, यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वो विषमदैशिक प्रवृत्ति के होते हैं। क्या मतलब है इसका? एनआइसोट्रॉपिक का मतलब होता है डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टीज अगर होती है तो उसे हम लोग एनआइसोट्रॉपिक या विषमदैशिक गुण कहते हैं। मेरे कहने का मतलब ये होता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के केस में कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ, मतलब वर्तनांक हुआ, हीट या इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी हुई, ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिनकी वैल्यू, जिनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट प्राप्त होता है। यानी भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न भौतिक गुणों के मान भिन्न भिन्न प्राप्त अगर होते हैं तो उसे हम विषमदैशिक या एनआइसोट्रॉपिक कहते हैं। इस बात को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो ये कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इस तरह से मैं एक क्रिस्टलाइन सॉलिड का अरेंजमेंट बना रहा हूं, जरा देखो, ये मान लो कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड का अरेंजमेंट है, ये एक तरह के पार्टिकल हैं और ये मान लो दूसरी तरह के पार्टिकल है। ये दूसरी तरह की पार्टिकल, इस तरह से पार्टिकल। ठीक है, अब मान लो कि मेरे पास एक प्रकाश की किरण है और मैं उसको पास करता हूँ, इस पॉइंट से पास करता हूँ मान के चलो। ठीक, तो मान लो मैंने उसको इस तरह से पास किया, ये डायरेक्शन है ए से बी डायरेक्शन। ठीक है, और एक बार मैंने उसी रे को इस तरह से पास किया और ये डायरेक्शन है ए सी डायरेक्शन। तो आप जरा देखें, गौर से देखें कि देखो ये जो मैं ब्लू सर्किल बना रहा हूं, ये वाले देखो, जब ये रेज इस डायरेक्शन से जा रही है तो इस रेज के एक तरफ इस तरह के पार्टिकल है ब्लैक कलर वाले और इस तरफ ब्लू कलर वाले पार्टिकल है। बोलो भाई सही है कि नहीं है? इधर एक तरह के पार्टिकल और इधर दूसरी तरह के पार्टिकल। जबकि यही रेज अगर इस डायरेक्शन में जा रही है तो इधर भी ब्लू पार्टिकल है और इधर भी है, इधर भी है और इधर भी है, इधर भी ब्लैक पार्टिकल है, इधर भी है, इधर भी ब्लैक है और इधर भी ब्लैक है। इसका मतलब रेज के दोनों तरफ दोनों तरह के पार्टिकल हैं, ब्लू एंड ब्लैक। जबकि यहाँ रेज के एक तरफ ब्लैक पार्टिकल है और दूसरी तरफ क्या है, ब्लू पार्टिकल है। दरअसल होता यह है कि अगर आपका सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है, तो उसके अंदर पार्टिकल का एक फिक्स अरेंजमेंट होगा। जैसे यहाँ एक ब्लैक वाली रोज, एक ब्लू वाली, फिर ब्लैक वाली, फिर ब्लू वाली और फिर ब्लैक वाली। बोलो बात सही है कि नहीं है? इसका मतलब एक फिक्स पैटर्न है पार्टिकल के अरेंजमेंट का, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है। लेकिन जब इस क्रिस्टलाइन सॉलिड में मैं अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक के बारे में अध्ययन करता हूँ, जानने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे लगता है कि जब ये एक रेज ए से बी दिशा में जाती है तो इसको एक डिफरेंट एनवायरनमेंट मिलता है। एक तरफ एक तरह के पार्टिकल और दूसरी तरफ दूसरी तरह के पार्टिकल मिलते हैं। तो ये मान लो अपवर्तनांक की वैल्यू मान लो सपोज करो x शो करती है। तो अब जब यही रेज इस डायरेक्शन से जाएगी तो इस रेज को इस डायरेक्शन के कंपेयर में एक डिफरेंट माहौल मिलेगा। क्यों? क्योंकि इस तरफ जा रही थी तब तो एक तरफ एक प्रकार के पार्टिकल और दूसरी तरफ दूसरी प्रकार के पार्टिकल थे, जबकि इस तरफ जा रही है तो दोनों तरफ दोनों तरह के पार्टिकल हैं। बोलो है कि नहीं है? तो ये वाला माहौल डिफरेंट है, ये वाला माहौल डिफरेंट है। यानी अगर इस डायरेक्शन में अपवर्तनांक की वैल्यू x आई है तो डेफिनेटली इस डायरेक्शन में x नहीं होगी, क्या होगी? x डैश होगी। इसका मतलब एक ही सॉलिड है लेकिन इस डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू x है तो इस डायरेक्शन में x डैश है। और ऐसा
क्यों है? क्योंकि जब रेज इस डायरेक्शन से गई तो उसको एक डिफरेंट माहौल मिला है दोनों तरफ, और जब वो इस डायरेक्शन में गई है तो दोनों तरफ उसको फिर से डिफरेंट माहौल मिला है। ये दोनों जो इन्वायरमेंट है अलग अलग है, इसलिए अपवर्तनांक की वैल्यू भी क्या है? अलग अलग है। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो एनाइसोट्रॉपिक होते हैं, क्योंकि उनके लिए डिफरेंट डायरेक्शन में विभिन्न बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यू डिफरेंट प्राप्त होती है। जबकि अगर मेरा सॉलिड अमॉर्फस सॉलिड होता तो अमॉर्फस सॉलिड के अंदर कोई पैटर्न नहीं होता रेगुलर, आप जानते हैं, तो इसलिए हर तरफ पार्टिकल रैंडमली बिखरे हुए होते हैं, इसलिए उनके अंदर एनाइसोट्रॉपिक नेचर ना होकर आइसोट्रॉपिक नेचर होता है। कौन सा नेचर होता है? आइसोट्रॉपिक नेचर। तो ये भी याद रखना है कि अमॉर्फस सॉलिड का जो नेचर होता है वो आइसोट्रॉपिक होता है, और क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो होता है वो एनाइसोट्रॉपिक होता है। आइसोट्रॉपिक इसलिए होता है क्योंकि पार्टिकल हर दिशा में बिखरे हुए होते हैं। तो रेज इस डायरेक्शन में जाएगी तो भी वही बिखरा हुआ रैंडमनेस इन्वायरमेंट, इधर जाएगी तो भी वही बिखरा हुआ रैंडमनेस इन्वायरमेंट, इधर जाएगी तो भी वही बिखरा हुआ रैंडम इन्वायरमेंट दिखाई देगा। तो हर तरफ लगभग आपको अपवर्तनांक के एक जैसी वैल्यू प्राप्त हो जाएंगे, इसलिए हम कहेंगे कि वो आइसोट्रॉपिक है। और आइसोट्रॉपिक का हिंदी में मीनिंग होगा समदैशिक है। कैसे हैं? समदैशिक। तो ध्यान रखेंगे आप लोग कि अमॉर्फस सॉलिड समदैशिक होते हैं, जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वो भी समदैशिक प्रवृत्ति के होते हैं। अब मान लो आपसे कहे कि भाई क्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस या अमॉर्फस सॉलिड के बीच में अंतर कीजिए, यानी इनको डिफरेंशिएट कीजिए, तो आप क्या कहेंगे? क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं उनमें क्या होता है? अवयवी कणों की एक नियमित व्यवस्था होती है, दे हैव इरेगुलर और फिक्स अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। जबकि अमॉर्फस सॉलिड में क्या होता है? पार्टिकल का कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता। क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर क्या होता है? लॉन्ग रेंज ऑर्डर की व्यवस्था होती है, जबकि अमॉर्फस सॉलिड के अंदर क्या होता है? शॉर्ट रेंज ऑर्डर की व्यवस्था होती है। क्रिस्टलाइन सॉलिड का फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है, अमॉर्फस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता। फिर हम बात करें कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का कूलिंग कर्व कैसा होता है? डिसकंटिन्यूअस, यानी स्मूथ नहीं होता, जबकि अमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं उनका कूलिंग कर्व कैसा था? स्मूथ होता है। फिर हम लोग बात करें क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो कैसे होते हैं? एनाइसोट्रॉपिक, विषमदैशिक होते हैं। बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यू भिन्न दिशाओं में भिन्न प्राप्त होती है, जबकि अमॉर्फस सॉलिड कैसे होते हैं? आइसोट्रॉपिक, यानी समदैशिक होते हैं। तो अभी हमने सॉलिड का इंट्रोडक्शन, सॉलिड के कैरेक्टर्स और सॉलिड्स की कुछ टाइप्स हमने देखी हैं। ठीक है, अगली क्लास में हम इससे आगे बढ़ेंगे।